पार्ट 6 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये आवर्त सारणी इसमें आप पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर आगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, आप उसको अगर आगे बीएससी तक आप लेके जाने वाले हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उसमें ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मार्क्स जो है इस मतलब कवर करता है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, देखिए मैंने आपको बताया है कि एट प्रेजेंट तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन हम जब ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण स्टार्ट हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक, तो 60 तत्वों की खोज हो पाई थी और बहुत से यौगिक उन तत्वों को मिला के बन रहे थे। लेकिन उन वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम इन तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे करें। ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने फीचर्स देखे कि कुछ तत्वों के गुण समान थे, कुछ के भिन्न थे। इस आधार पे उन्होंने स्टार्ट करा कि इनको डिवाइड हम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे खोज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि चलिए हम धातु, ऐसे तत्व जो धातु के गुण हैं और कुछ ऐसे तत्व जो अधातु हैं, उनके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं, यानी धातु को अलग, अधातु को अलग। लेकिन फिर इसमें भी प्रॉब्लम थी कि जर्मेनियम और एंटीमनी दो ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये भी जो वर्गीकरण का आधार था, ये गलत साबित हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई ऐसे हम लक्षण देखे तत्वों के जो स्थिर रहते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, हम उनके आधार पर तत्वों की जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसी के तहत 1815 में प्राउस्ट जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया और बहुत से वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करा। उनके आधार अलग अलग थे, किसी ने करा, फिर दूसरे ने उसमें कुछ कमी निकाली, तो फिर उसने अपना नया सिद्धांत दिया। उस दूसरे के सिद्धांत में किसी तीसरे ने कुछ कमी निकाली, तो और फिर उसने नया अपना सिद्धांत दिया। इस तरीके से हम इस पाठ में कुल मिला के 5 सिद्धांत, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी तत्वों के वर्गीकरण के 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो डोबर्नियर का ट्राइड नियम है, त्रिक नियम। अभी हम आपको डिटेल में सब समझाएंगे। उसके बाद आया न्यूलैंड, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ ये वैज्ञानिक का नाम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बारे में हम आपको इस पाठ में बताएंगे। लोथर मेयर का वक्र, इसके बारे में बताएंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे, उनकी आवर्त सारणी, और वही आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। बट उन्होंने भी आवर्त सारणी 2 बार दी। एक बार आवर्त सारणी दी, बनाई, उसमें कुछ कमियां थी, उसको उन्होंने करेक्ट करके फिर से आवर्त सारणी बनाई, जिसको कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम आज तक फॉलो करते आए हैं। तत्वों का जो वर्गीकरण है, हम आज तक उन्हीं के आधार पर ही देखते आए हैं, करते आए हैं, और उसी के आधार पर हम उनका कैलकुलेशन भी करते आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोबर्नियर का ट्राइड नियम। अब बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 5 सिद्धांत बताऊंगी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण पे। तो पहला कौन सा सिद्धांत था? पहला था डोबर्नियर का ट्राइड सिद्धांत या त्रिक सिद्धांत। त्रिक, जिसमें कि 3, या ट्राइड भी, ट्राई मतलब 3। ठीक है, 3 से रिलेटेड है। यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या करा कि जो समान गुणों वाले तत्व रख लिए, मतलब सेलेक्ट करे, और उनको उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान, यानी कि जिसका सबसे कम द्रव्यमान, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे इन्होंने बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो है वो तत्वों को रखा। समान गुण वाले तत्वों को सेलेक्ट करा, उनको वर्गीकरण करा, उनका मतलब एक सेलेक्ट करा एक ग्रुप में, और फिर उसमें क्या करा उन्होंने, उन तत्वों को कैसे अरेंज करा, उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने बढ़ते हुए द्रव्यमान में करा, तो इन्होंने 3-3 का इस तरीके से जोड़ा बना कि जो पहला तत्व है और दूसरा छोड़ के जो तीसरा तत्व है, उनका जब उन्होंने परमाणु जो द्रव्यमान था उसको जोड़ा और फिर उसका औसत निकाला, तो वो जो औसत था, जो बीच वाला तत्व था, उसका द्रव्यमान जो था वो सेम था
और जो पहले और तीसरे के जो गुण थे वो भी जो बीच में तत्व था उसके गुण मध्यवर्ती ही थे। मध्यवर्ती यानी पहले के गुण और तीसरे के गुण के बीच में जो गुण होने चाहिए वही उसके गुण भी थे, यानी एक कनेक्टिंग गुण भी थे। पहले से तीसरे के गुण में कनेक्ट कर रहे थे दूसरे वाले तत्व के गुण। परमाणु द्रव्यमान वही था जो पहले और तीसरे का औसत था द्रव्यमान का। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर इन्होंने पहले क्या लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप आवर्त सारणी देख सकते हैं, आवर्त सारणी में ये लाइन से है बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। तो जो फाइनल आवर्त सारणी है तब तक वो नहीं बनी थी, उससे पहले का ये है। इन्होंने जो करा तो क्योंकि परमाणु द्रव्यमान तो वही थे, ठीक है, और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान जो है बढ़ते हुए क्रम में ही रखे थे। तो पहले इन्होंने लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आणविक द्रव्यमान, लिथियम का आणविक द्रव्यमान 7 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो इन्होंने क्या करा, पहले और तीसरे का द्रव्यमान का औसत निकाल लिया। तो पहले का द्रव्यमान 7 प्लस तीसरे का, थर्ड का 39। औसत निकालने के लिए हम कुल संख्याओं जितनी होती है उनका जोड़, उनके नंबर से उनके जो जितनी भी संख्याएं होती है उससे हम भाग कर देते हैं इसके जोड़ को। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो वो 2 से हम भाग कर देंगे इसके जोड़ को। तो कितना हो गया, 9 और 7 ये हो गया 6, यहां पर 46 अपॉन 2। तो क्या आया, इज इक्वल टू 23 आया। तो यही देखिए बीच वाले जो सोडियम था उसका द्रव्यमान भी वही था। तो इन्होंने इस तरीके से वर्गीकरण करा कि बढ़ते हुए द्रव्यमान में लिख दिया है, मतलब क्रम में लिख दिया, और उसके बाद हर पहले और तीसरे का जो औसत निकाला द्रव्यमान का। तो इन्होंने कहा कि जो बीच वाला द्रव्यमान तत्व है उसका द्रव्यमान वही है जो पहले और तीसरे का औसत आता है, और गुण भी उसके कनेक्टिंग है। पहले के गुण और तीसरे गुण के बीच में जो गुण होने चाहिए वही गुण इसके में होते हैं। ऐसे ही इन्होंने दूसरा क्या लिया, मतलब पेयर क्या, ग्रुप क्या लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये भी बढ़ते हुए द्रव्यमान में ले लिया। इसमें पहला और तीसरा कौन सा था, ये कैल्शियम और बेरियम, यानी 40 प्लस 137 को ऐड करा और 2 से डिवाइड करा। तो 7, 4, 3, 7 और 1। फिर इन्होंने डिवाइड करा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है, 0.5 ये आया। अब देखिए 88 लगभग वही आया। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्ट में भी, कुछ में एग्जैक्ट आया था, कुछ में बहुत थोड़ा सा फर्क था परमाणु द्रव्यमानों में। तो यही परमाणु द्रव्यमान आया देखिए स्ट्रांशियम का। तो ये था इनका त्रिक नियम कि पहला और तीसरा जो अगर तत्व का परमाणु द्रव्यमान का हम औसत निकालते हैं तो वो जो औसत आएगा वो दूसरे द्रव्य जो होगा, बीच वाला जो तत्व होगा वही उसका द्रव्यमान होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर तीसरा इन्होंने ग्रुप लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें भी 35.5 प्लस 127 को ऐड करा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 0.5 तो है ही ये पर 6 and 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया 1, यहां पर 162 अपॉन 2। तो 2 8 जा 16, लगभग 81.5 यहां पर आएगा, 81.25। तो 81.25 आया। तो यह देखिए 80 है यहां पर ब्रोमीन का द्रव्यमान, तो लगभग वही आ जाता है। ये था डॉबरनेयर का ट्रायड सिद्धांत या त्रिक नियम। ठीक है, अब हम आपको दूसरा सिद्धांत बताते हैं, क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम। हाँ, ये था डॉबरनेयर का ट्रायड नियम, लेकिन ये जो सिद्धांत था इसको सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि सभी तत्व इस फॉर्मेट में व्यवस्थित नहीं हो सकते थे। कुछ तत्वों को तो हम इस तरीके से व्यवस्थित करके और वो एक सारणी बना सकते थे, उनका वर्गीकरण कर सकते थे, लेकिन सभी तत्व इस फॉर्मेट में व्यवस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए इसको स्वीकृति नहीं मिली। उसके बाद न्यूलैंड ने अपना एक नया नियम दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम।